नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। विशारद जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश योगी जी और निसार जो फायर इमरजेंसी के हैं वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं और बात की जाएगी इन सब की। बात ये है कि जम्मू कश्मीर में क्या क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये आप सबको पता है। विशारद जी पहले आप अपनी बात बता दीजिए, जो जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद हुआ या हो रहा है, किस तरह से और कैसे, ये बताएं आप। गुलशन जी, पहले मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी एसोसिएशन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो आपने वक्तन हम्म, फवक्तन हमारी आवाज को बुलंद किया है और हमारी जो इस आवाज को है हुक्मरानों के कानों तक पहुंचाई है। मगर बदकिस्मती हमारी ये है कि उनके कानों तक ये बात पहुंच के भी बात जो है वापस आ जाती है, वो इस पे कुछ भी कार्रवाई नहीं करते हैं। और सबसे हम्म, पहले मैं अपनी पूरी एसोसिएशन की तरफ से निसार भाई को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि जो इनकी विक्ट्री इस टाइम हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ हम्म, शुरुआत है। जो इन्होंने 2013 से लेके आज तक इन्होंने रोडों पे जो इन्होंने अपने जो इख्तियार था वो इन्होंने रोडों पे किया, हंगर स्ट्राइक जो थी वो इन्होंने रोडों पे की। इनको किसी ने भी सपोर्ट नहीं की थी, पॉलिटिकल की तरफ से हम्म, इनको कोई भी सपोर्ट नहीं आई थी। मगर शुक्र है इन्होंने ये पीछे नहीं हटे और आज की डेट में हम्म, इनको रिजल्ट आया है और ये कामयाब अपने उस मकसद में कामयाब हो गए। आपने अच्छा हम्म, सवाल पूछा कि 2014 से लेके आज की डेट तक हुआ क्या। सर, मैं भी हम्म, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ स्टेट का। सर, मुझे जी, पूछो, 2014 से लेके 2020 तक हमारी कोई भी पोस्ट जो है मतलब एडवर्टाइज नहीं हुई थी। मैं जी, खुद और मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं मुकेश जी वगैरह, जो भी हमारे साथ जितने जी, भी जी, मेंबर्स वगैरह हैं, 2014 से लेके 2020 तक रोडों पे हम हम्म, प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे और यहाँ तक हम्म, हम उनको यहीं से दिखा रहे थे कि हमारी इतनी इतनी पोस्टें इस डिपार्टमेंट वैकेंट हैं, एडवर्टाइज करो। मगर 2014 हम्म, से लेके 2020 क्या 2021-22 तक कोई भी हमारी पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हुई थी। बाद में जब हमने स्ट्रगल किया, एलजी साहब से मिले, पटनागर साहब से मिले, उसके बाद इन्होंने कुछ पोस्टों को एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया। मैं आज का हम्म, मुद्दा वो नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज का मुद्दा सिर्फ जी, और सिर्फ ये है कि फायर एंड इमरजेंसी वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं, उनको मेरी तरफ से और मेरी एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि उन्होंने डट के मुकाबला किया। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप भी लगातार सड़कों पे दिखे, स्टूडेंट्स के साथ दिखे, कहीं ना कहीं वक्तन ब वक्तन आवाज उठाते रहे। आप किस तरह से देखते हैं फायर इमरजेंसी का? तो थोड़ा बहुत जो बातचीत हिली है, इनके लिए भी कुछ हो रहा है। देखिए, आपके इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सारे मीडिया कर्मियों का, सारे मीडिया बंधुओं का, जो वक्तन फ़वक्तन सड़कों पर आए और इस आवाज़ को बुलंद किया। और साथ ही साथ हमारे साथ निसार साहब जुड़े हैं, जो इनके प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने टाइम टू हम्म, टाइम हमारे साथ राब्ता रखा, चाहे जम्मू की बात करें, चाहे कश्मीर की बात करें। लगातार लाठियाँ, डंडे इनको खाने पड़े, इनकी पूरी टीम को खाने पड़े, लेकिन हम्म, हमारे साथ ये कनेक्टेड थे और कहीं न कहीं बैक एंड पे हमारे साथ डिस्कशन करते रहते थे कि सर अब हमारा अगला प्लान ये है, अब हम ऐसे करेंगे, हमारा ये सोचना है। तो कहीं ना हम्म, कहीं देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने, एलजी साहब ने, खास तौर पर मैं मनोज सिन्हा साहब का मशकूर हूँ, जिस तरीके से उन्होंने देर सवेर इसमें इतनी मतलब सहजता दिखाते हुए, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले गुड न्यूज़ इन लोगों के लिए निकली है, तो मैं अपनी तरफ से हम्म, और अपनी पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद देना चाहूँगा। कहीं न कहीं हम्म, सलाम है इन सभी छात्रों का, जो लगातार अपने इस हौसले को बुलंद करते रहे और टस से मस नहीं हुए। साल बीतते गए, लेकिन हौसला इनका बुलंद रहा और उसी का नतीजा है कि ऐसी न्यूज़ सामने आई और पहली कड़ी में कहूँगा कि इन्होंने पार कर ली। हम्म। निसार भाई, 2025 आपके लिए कैसा निकल के आ रहा है? देखिए, बात फायर इमरजेंसी की हो रही है। 2013 का केस था, 2025 चढ़ चुका है, अब जाके कुछ जो है वो ऐसा लग रहा है कि कुछ हिला है। क्या होगा आगे? देखिए सर, पहले मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने हमें कीमती समय दिया। जब ये 2020 में ये स्कैम मंजर आम पर आया है, उस वक्त भी हमने कहा कि इसमें धांधली है। हम उस वक्त सड़कों पे आए, हमने कहा कि ये बहुत बड़ी धांधली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ बंदे बैठे हुए हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार करवाया है। उन्होंने हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली बहुत टाइम जाया हुआ है, लेकिन आखिरकार हमें कामयाबी मिली है। हम खासकर इंजीनियर
बशारत डोडा, उससे हम मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं और मुक्तेश योगी साहब को भी हम मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। जब हम महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे, उस वक्त कोई रीजनल पार्टी की तरफ से वहां पे कोई नहीं आया, न एनसी की तरफ से कोई आया, न पीडीपी की तरफ, न कांग्रेस की तरफ, न बीजेपी की तरफ से वहां पे कोई आया। वहां पे खाली मुक्तेश योगी साहब, इंजीनियर बशारत डोडा साहब हमारे साथ खड़ा रहे और उन्होंने हमें कहा आप कश्मीर से आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं, अगर आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो हम अरेंज करेंगे। लेकिन उन्होंने अरेंज भी हमारे लिए किया कुछ खाना वाना वहां पे। हम इनके बहुत बड़े शुक्रगुजार है। जितने भी जम्मू कश्मीर में फायर एंड इमरजेंसी के एग्रीड एस्पिरेंट्स है, वो मुक्तेश योगी साहब को और इंजीनियर बशारत डोडा साहब को दुआएं दे रहे। हम उनको ताउम्र याद रखेंगे। हम इन्हीं दोनों के इन दोनों ने हमें वो रास्ता दिखाया, हम इंस्पायर हो गए सर। हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा पेश करना चाहते हैं। ये हमारे साथ शाना बशाना खड़ा रहे। आप देखिए सर, जो भी युवाओं के साथ गलत हुआ है, या ओपन मेरिट की बात की जाए, या जम्मू कश्मीर में जितने भी स्कैम हुए, वहां पे आगे मुक्तेश योगी साहब और इंजीनियर बशारत डोडा साहब रहे। हम इनसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती है। रही बात इस रिक्रूटमेंट की सर, 2020 में जब लिस्ट मंजर आम पर आया है, अगले दिन हमने श्रीनगर प्रेस कॉलोनी के अंदर प्रोटेस्ट किया है। तब से लेकर आज तक 4 साल बीत गए, देरी से ही लेकिन इंसाफ मिलने वाला है सर। 1 जनवरी 2025 इवनिंग शाम को मीडिया में न्यूज सर्कुलेट हुई है कि एसीबी की तरफ से एफआईआर काटा गया, जो 109 एस्पिरेंट्स लगे हुए हैं या कुछ इसमें जो ऑफिसर है। हम बहुत शुक्रगुजार है एडमिनिस्ट्रेशन के, जो 109 एस्पिरेंट लगे हुए हैं, उनके जो मार्क्स है 15, 20, 21, 22, 11, वो कट ऑफ में फॉल नहीं कर रहे। जब गैजेट आउट हुआ, रिजल्ट आउट हुआ, उनके जो मार्क्स है वो 90 से ऊपर है। हाउ इट इज पॉसिबल? तो हमने मेहनत की है, तो ये उसी का नतीजा है। आज देख रहे हो सर, रिजल्ट आप लोगों के सामने है सर। तो रिसेंटली 2 दिन पहले मुझे एलजी मनोज सिन्हा साहब की तरफ से कॉल आई है, तो मैं राजभवन गया और एलजी साहब से टेबल टू टेबल 1-to-1 मीटिंग हुई है। और एलजी साहब अच्छा सोच रखने वाला है, एक अच्छा पॉलिटिशियन है, एक अच्छा लीडर है। नीचे कुछ जो इसका टीम बैठा हुआ है वही गड़बड़ी कर रही है। जो हकीकत और रियलिटी होती है वो एलजी मनोज सिन्हा साहब तक नहीं पहुंचती है। मैंने एलजी साहब को ये बात भी बताया सर, ऐसा हो रहा है। और एलजी मनोज सिन्हा साहब ने ये बात एक्सेप्ट किया। उसने कहा कि यहाँ पे 98% जम्मू कश्मीर के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है, करप्शन चल रहा है। अगर मैं इन ऑफिसरों को बाहर निकालूंगा तो आप बताइए एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाएगा? धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा जम्मू कश्मीर के अंदर। तो मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब को पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जितने भी एलजी यहाँ पे आए, किसी के अंदर इतना दम नहीं है। पहले भी स्कैम होते थे, मैं नहीं कहूंगा सर पहले नहीं होते, पहले भी होते थे स्कैम, लेकिन इतना बड़ा स्कैम नहीं होते थे और बाहर भी नहीं निकलते थे। एलजी मनोज सिन्हा साहब के हम बहुत बड़े शुक्रगुजार है। उसने कहा कि एलजी मनोज सिन्हा साहब ने टेबल टू टेबल हमें कहा कि अब देखिए ये एसीबी का पहला स्टेज कंप्लीट हो चुका है, आने वाले समय में आपके साथ बिल्कुल कंप्लीट जस्टिस होगा। अब ये प्रूव हो गया है, प्रूव हो गया 110% कि इसमें धांधली है। उसके बाद हम एसीबी के डायरेक्टर साहब से भी मिले, उसने कहा अब बस पेशेंस रखिए। जब पेशेंस रखोगे, जो टीम मैंने इसमें बिठाया उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, उनको अपना काम करने दो। हो सकता है इसमें 6 महीने भी लग सकता, हो सकता है इसमें 4 महीने भी लग सकता, हो सकता है इसमें 2 महीने भी लग सकता, हो सकता है इसमें 1 महीना भी लग सकता है, लेकिन आप वेट कीजिए। ये जो केस है बिल्कुल ये आपके फेवर में चल रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। एस्पिरेंट ने मेहनत की है, तभी तो सर आज ये रिजल्ट आप लोगों के सामने है सर। जी बिचारे साहब, मैं आपसे पूछूंगा, आप भी कहीं ना कहीं, मैंने स्टार्टिंग से यही बात कही थी, 2014 के बाद जिन बच्चों को जॉब नहीं मिली या जिन बच्चों को जॉब मिली, एग्जाम दिए लेकिन उनके लिए कुछ हुआ नहीं, हुआ सिर्फ स्क्रैप हुई, लिस्टें स्क्रैप हो गई, बच्चे एग्जाम देकर भी कहीं ना कहीं घरों में चले गए, प्रदर्शन किए लेकिन हुआ कुछ नहीं। बिचारे साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। गुलशन जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जिस एसोसिएशन के साथ मैं जुड़ा हूँ, उस एसोसिएशन को भी गवर्नमेंट जो है आज की डेट में नजरअंदाज कर रही है। जो फायर एंड इमरजेंसी था, ये स्कैम नहीं था, ये मदर ऑफ स्कैम था। इसमें बहुत ज्यादा घोटाला था। इसकी बात तो चलो निसार साहब ने आपके सामने रखी है और इनको कामयाबी मिली है और ये स्टार्टिंग है। अभी इसमें बहुत कुछ आपने आगे देखना है। सर, मैं जिस एसोसिएशन से जुड़ा हूँ
उसमें 2-3 चीजें जो है गवर्नमेंट जो है बहुत हमारे साथ जो है सौतेली माँ की तरह जो है बर्ताव किया जा रहा है। वो क्या क्या कर रहे हैं वो? एक तो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप था जिसमें 15,000 इंजीनियर, नियर अबाउट 15,000 इंजीनियर्स जो अपना रोजगार कमा रहे थे, उसको भी सीजी मुर्मू साहब ने क्या किया, जब उनका लास्ट दिन था यहाँ पे यूटी में, एक ही साइन में उसको एबॉलिश कर दिया सर। और खत्म कर दूसरी दिया। बात जो है आजकल जो जेके एडमिनिस्ट्रेशन है, जेके एडमिनिस्ट्रेशन जो आजकल क्या कर रही है सर, जो रिटायर्स इंजीनियर हैं जिन्होंने अपना कीमती टाइम दे दिया है, उनको दोबारा से री इंगेज कर रहे हैं, वो भी हमारे ऊपर ज्यादती है। और तीसरा नहीं, हमारे साथ क्या है? वो जी जी इसलिए रीएंगेज कर रही है सर, उनको पैसे कम देने पड़ते हैं और सर, जो पैसे बच्चा जो है उसकी पॉलिसी, जॉब खानी। सर वो तो सही बात है, मैं बोल रहा हूँ जो पॉलिसी उनके लिए लाई है, सेम पॉलिसी क्या हम जो, मुझे बताओ जो जम्मू कश्मीर में इस टाइम 30, 40, 50 हजार से ऊपर जो इस टाइम इंजीनियर्स बैठे हैं, क्या वो बिल्कुल। एक्सपीरियंस वाले नहीं है? वो इस टाइम मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, बाहर से बाहर इस टाइम कंपनी में जॉब कर रहे हैं, क्या उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है? क्या जो इस टाइम यहाँ पे इस टाइम ट्रेन का जो सबसे बड़ा ब्रिज बना है, क्या वो उसमें जम्मू कश्मीर के इंजीनियर नहीं थे? जो इस टाइम रेलवे लाइन इस टाइम कंप्लीट हो गई है जम्मू कश्मीर में, क्या उसमें जम्मू कश्मीर के इंजीनियर्स नहीं थे? मुझे बताओ, इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, एम्स बन गया है, आईआईटी बन गया है, आईआईएम बन गया है, क्या उसमें जम्मू कश्मीर के इंजीनियरों ने काम नहीं किया है? इससे बड़ा जो आर&बी डिपार्टमेंट है वो कौन सा काम कर रहा है जो हम नहीं कर पाएंगे? मैं बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने उसके लिए पॉलिसी रखी है रिटायर्स के लिए, वही सेम पॉलिसी जो है हम अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स के लिए रखनी चाहिए थी। और जी। आज की बात क्या है सर, 2023 अराउंड 2023 के आसपास 356 पोस्टों को जेकेएसएसबी में रेफर किया गया था। मुझे बताओ उसके बाद बहुत सारी पोस्टें निकली भी, एडवर्टाइज भी हो गई हैं और एग्जाम भी हो गया है, सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? इस टाइम भी जेकेएसएसबी के टेबल पे हमारी पोस्टें पड़ी हैं, 305 पोस्टें पड़ी हैं, और आज की डेट में, कल परसों की डेट में 202 पोस्टें और उनको जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से रेफर की गई हैं। नियर अबाउट कोई 500 के आसपास पोस्टें हैं। मुझे बताओ वो जेकेएसएसबी उसको एडवर्टाइज क्यों नहीं कर रही है इस टाइम? मुझे एक बात बताओ, जैसे निसार साहब, यहाँ पे निसार साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, जब इनके साथ स्कैम किया गया था तब इनकी एज कुछ नियर अबाउट 25 साल थी, और आज स्कैम का रिजल्ट आ गया, जो ये बोलते थे वो सच निकला सारा। मुझे बताओ, क्या अगर उसी दिन ये सिलेक्ट हुए होते, आज इनको 13 या 14 साल हो गए होते जो अपनी कुर्सी पे जॉब बैठे करते हुए। हुए। बिल्कुल। मुझे बताओ आज की डेट में अगर इनकी तब 25 साल उम्र थी, आज इनकी 38-39 साल है, मुझे बताओ ये ओवरेज नहीं होने वाले हैं? इनका कौन बिल्कुल। सुनेगा? मुझे वो बताओ, क्या सरकार हमने, देखेगी ना, वो सरकार देखेगी, जो ओवरेज होगा उसको किस तरह से सेट करना है वो सरकार के ऊपर वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक तो स्कैम पे स्कैम किए जा रहे हैं। मुझे बताओ, अगर स्कैम कर ही रहे हैं ये, आप अगर स्कैम है। में, हमने इनको यहीं से, निसार भाई ने इतना इनको प्रूफ दे दिया है, मुझे बताओ अगर निसार भाई ने इस टाइम केस जीत लिया, मुझे बताओ जो इनके साथ 500-600 एस्पिरेंट्स जुड़ा हुआ है, वो इस टाइम सरकार उनके लिए क्या करेगी? मुझे बताओ, उनके लिए जो 15-16 साल जो उनके लिए वेस्ट हो गए, उनका कंपनसेशन कौन देगा इनको? मुझे बताओ, क्या हम लोगों ने भी तो शादी की है, हमें भी तो फैमिली को, हम फैमिली पे, हम थोड़ी फैमिली पे फैमिली डिपेंड है, चलानी है, बहुत हमने भी घर का फैमिली खर्चा चलानी है, चलाना क्या है। करें? मुझे बताओ तो सही। इसीलिए मैं बोल हम्म। रहा हूँ कि सरकार जो है हमें बिल्कुल नजरअंदाज करी है। जैसे जम्मू कश्मीर का यूथ है, अब मेरी बात सुनो एक बात सर, जम्मू कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो फुल्ली डिपेंडेंट किसके ऊपर है? गवर्नमेंट जॉब के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर ना होने के बराबर है। मेरी बात सुनो गुलशन जी, जो प्राइवेट सेक्टर है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, मैंने खुद उमर अब्दुल्ला साहब से बात हुई थी, आजाद साहब से बात हुई थी, बड़े बड़े जो लीडर हैं, मैं उनके पास खुद गया था, मुकेश जी गए थे, हमने उनको मेमोरेंडम दिया था। मैंने कहा जितना भी प्राइवेट सेक्टर जम्मू कश्मीर में इस टाइम चल रहा है, हमें कम से कम 70 से 80% के आसपास रिजर्व, मतलब जो जम्मू कश्मीर का यूथ है उसमें एंगेज होना चाहिए। मतलब बिल्कुल। हर स्टेट में यही पॉलिसी है कि 70-80% जो है लोकल यूथ को इंगेज किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में अगर इंगेज किया जा रहा है, वो किसको किया जा रहा है? अगर किसी ने गेट खोलना है, गेट कीपर बनना है, तो जम्मू कश्मीर का यूथ उसके लिए अवेलेबल है, वो बाहर के लोगों को वहां पे गेट खोलेगा। अगर जम्मू कश्मीर की जो जम्मू कश्मीर के यूथ को जॉब मिल रही है, वो किसके लिए मिल रही है? अगर बाहर का कोई ऑफिसर कुर्सी पे बैठा हुआ है, तो जम्मू कश्मीर का यूथ जो है उसको चाय बना के पिला रहा है। अगर जम्मू बिल्कुल। कश्मीर के यूथ को जॉब मिल रही है, वो कौन सी जॉब मिल रही है? अगर बाहर का फोर्थ ऑफिसर क्लास। जम्मू कश्मीर में जॉब कर रहा है, तो ड्राइवर उसका जम्मू कश्मीर का है। सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ये क्लास तीन की चीजें जॉब। जम्मू कश्मीर में, यही तीन चीजें जो जम्मू कश्मीर में जॉब मिल रही है। मुझे बताओ बाकी जो स्किल्ड हैं,
क्या डॉक्टर यहाँ पे नहीं बैठे हैं? क्या इंजीनियर्स की कमी है यहाँ पे? उनको क्यों नहीं जॉब दी जा रही है? मैं और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को और एलजी साहब को और आज की डेट में जो यूटी में जो हुकूमत चल रही है इस टाइम उमर अब्दुल्ला साहब की, मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर में कम से कम 70% से 80% तक लोकल यूथ को एंगेज करने की इजाजत दी जाए, और तब तक इनके साथ एक जो भी मल्टीनेशनल कंपनी बाहर से आती है इनके साथ एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि 70 से बिल्कुल 80% तक आपने जो लोकल यूथ को एंगेज करना है, 20% आप अपना परमानेंट स्टाफ रखो, हमें कोई उससे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो हमारी ये डिमांड थी। दूसरी हमारी डिमांड है जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो इन्होंने एबॉलिश कर दिया था, उसको कम से कम उन्होंने, वो तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने तो अपने मैनिफेस्टो में रखा हुआ है, वो तो उन्होंने बोला है हम तो चलो कार्रवाई में तो लगे हुए हैं, हम तो प्रोसेस में लगे हुए हैं, उम्मीद है कि 1-2 महीने के अंदर अंदर उसकी खुशखबरी हमें मिल जाएगी। मुझे बताओ, देखो जब इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप इन्होंने स्टार्ट किया था, इन्होंने एक हमें एग्रीमेंट लिया था इंजीनियर से, जो 15,000 इंजीनियर्स उसमें लगे हुए थे, उनसे एक एग्रीमेंट लिया था कि आपने सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है, आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। और उन सब इंजीनियरों ने साइन करके एग्रीमेंट दे दिया था कि हमें गवर्नमेंट जॉब की जरूरत नहीं है, हम कॉन्ट्रैक्टर सेल्फ हेल्प ग्रुप में ही काम करेंगे। अब मुझे बताओ, अगर गवर्नमेंट ने वो काम भी हमसे छीन लिया, वो पहले इंजीनियर्स इस हाथ टाइम कहाँ काटे ना जाएंगे? आपके, पहले गवर्नमेंट ने हाथ काटे ना आपके, साइन ले लिए। बिल्कुल, पहले तो हाथ काट लिए। अब अगर हम काम कर रहे थे, खाली 15,000 इंजीनियर उसमें काम नहीं कर रहे थे, 15,000 के इंजीनियर्स के साथ 5-5, 6-6 बंदे तो थे ही ऑलरेडी। 60,000 तो फैमिली उनकी अनएम्प्लॉयड हो गई है, उनका रोजगार छीन लिया गवर्नमेंट ने, और उनके साथ लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी थे, स्किल्ड भी सब जुड़े हुए थे। ये मतलब समझो कोई 1-1.5 लाख के आसपास इन्होंने जो अनएम्प्लॉयड से जिनका रोजगार चल रहा था इस स्कीम के तहत, उनका भी रोजगार इन्होंने छीन लिया हमसे। हमारी तो सिर्फ और सिर्फ यही गवर्नमेंट से इस टाइम अपील है कि एक तो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्यादा से ज्यादा स्टार्ट किया जाए, और प्राइवेट सेक्टर में लोकल यूथ को 70 से 80% के आसपास जो है इंगेज करना जरूरी है। और तीसरा जो है, जो रिटायर्स के लिए इन्होंने पॉलिसी बनाई थी, रिटायर्स को इन्होंने दोबारा से इंगेज किया था, वही पॉलिसी अगर आपने रखनी है वो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स के लिए रखो, हमारे लिए भी सेम पॉलिसी रखो, जो जो जितना जितना एक्सपीरियंस जिसके पास होगा उसके तहत जो है उसको जॉब मिलनी चाहिए। बस यही बिल्कुल सर मुकेश हमारी जी। गुजारिश है। जी मुकेश जी, आप भी कहीं ना कहीं आपके साथ भी बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, जो यूथ नौकरी मांगता है। आप भी लगातार दिल्ली भी गए, आप बड़े बड़े नेतागणों से भी मिले थे, कुछ फोटोज भी रिलीज हुई थी आपकी, लेकिन हुआ कुछ नहीं मुकेश जी उसके लिए। देखिए, कहीं न कहीं जैसे बशारत साहब ने आपको बताया, टाइम लग रहा है चीज़ों में, इसीलिए चुनी हुई सरकार की माँग की गई, और टाइम के साथ आपने देखा चुनी हुई सरकार भी अब मिली है जम्मू कश्मीर को, तो कहीं न कहीं अब जम्मू कश्मीर का युवा चाहता है कि जितनी भी वैकेंट पोस्टें हैं उनको जल्दी से जल्दी रिलीज़ करे जेकेएसएसबी, और जितनी पोस्टें उनके पास वैकेंट हैं, उनको एक बार फिर से खाका बनाए, और अ, एक अच्छी-सी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाकर एक अच्छा-सा एम्प्लॉयमेंट पैकेज जेएंडके को देने की ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट रिक्रूटमेंट जिस तरीके से ख़त्म हुई, उसके बाद से कहीं न कहीं पोस्टों का ना आना, ये देर देर से पोस्टों का आना, तो उस वज़ह से काफ़ी सारे जो यूथ हैं वो ओवर एज हो चुके हैं, और कहीं न कहीं मैं इसमें कड़ी जोड़ना चाहूँगा, जैसे कि अभी जेकेपीएसआई के एस्पिरेंट्स हैं वो भी ओवर एज हुए हैं, तो कहीं न कहीं वो बिल्कुल भी अपने लिए एज रिलैक्सेशन की माँग कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं मुकेश जी, काफ़ी सारे यूथ। मैं मुकेश जी मैं आपको रोकूंगा। वो बच्चा जो पढ़ लिख कर अपने माँ बाप की लाठी बनना चाहता था, सरकार ने उस लाठी को तोड़ने की कोशिश की नौकरी ना देकर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का होना ज़रूरी है, एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज का होना ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि पढ़ा-लिखा यूथ हर साल पढ़ लिख के अपनी ग्रेजुएशन तो पूरी कर रहा है, अपनी डिग्रियाँ तो पूरी कर रहा है, लेकिन उसको आगे एम्प्लॉयमेंट देगा कौन? जैसा बशारत साहब ने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर वैसे ही प्राइवेट सेक्टर का इतना बोलबाला नहीं है, इन्फ्लुएंस तो नहीं है, कहीं न इतना कहीं इन्फ्लुएंस नहीं। बच्चा अगर डिपेंडेंट है, वो कहीं न कहीं गवर्नमेंट सेक्टर पे ही डिपेंड करता है, और तो मेरी बिल्कुल विनती रहेगी एलजी इंतजामिया से और चुनी हुई सरकार जो अभी हाल ही में आई है, कि एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट पैकेज जेएंडके के यूथ को दिया जाए, ताकि उनको अपॉर्चुनिटीज मिले, क्योंकि इस टाइम जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ऐसी इंप्रेसिव पॉलिसी चाहता है जिससे उनकी एनर्जी को अच्छी जगह चैनलाइज किया जाए। बिल्कुल। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। 13 तारीख को मोदी साहब का विजिट जम्मू में है, हो सकता है वो ये सब चीजें जो है ये कोट कर रहे हो, क्योंकि देखिए चुनाव यहाँ हो चुके हैं, अब नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी ये बात की बात है, लेकिन
13 तारीख जब मोदी साहब यहाँ आएंगे, क्या पता प्राइवेट सेक्टर में ही सही कहीं ना कहीं जॉब्स जो है वो दी जाए। और फायर इमरजेंसी की बात की जाए तो निसार मेरे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बखूबी अपनी बात रखी। और ये 2013 का ऐसा स्कैम था, इसके बाद स्कैम ही स्कैम लगातार होते चलेगी। कोई भी नौकरी जो बच्चों को मिलनी थी, मैक्सिमम जो यूथ था उसको कहीं ना कहीं ओवरेज किया गया। और माता पिता की जो लाठी, जो बच्चा पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं अपने माता पिता की लाठी बन सकता था, घर का खर्चा चला सकता था, उस लाठी को तोड़ने का काम सरकार ने किया। अब सरकार कैसे काम चलाएगी, किस तरह चलाएगी, किस तरह इन बच्चों को जॉब्स देगी, ये वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरे से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।